मुझे कॉलेज में एडमिशन मेरी मौसी के शहर में मिला, इसलिए मैं मौसी के घर रहने लगी। मेरे मौसा जी घर पर नहीं रहते थे। एक रात मुझे मौसी के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं, तो जब मैंने की होल से झाँका तो होश उड़ गए। मौसी एक जवान लड़के के साथ। मेरा नाम प्रगति है, मैं 18 साल की हूँ। मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया तो मुझे जो कॉलेज मिला था वह मेरी मौसी के शहर में था। इसलिए मेरे घर वालों ने मौसा जी से बात करके ये तय कर दिया कि मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहूंगी, बल्कि अपनी मौसी के घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी और वहीं से डेली कॉलेज जाया करूंगी। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी मौसी से बहुत अच्छी जमती थी। शुरू से ही हमारे बीच सहेलियों के जैसा व्यवहार था और अपनी मौसी से मिले हुए मुझे कुछ साल भी हो गए थे। हालांकि मौसा जी को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में रहती थी, क्योंकि मेरे मौसा जी बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, बहुत कम बात किया करते थे। इसलिए मैं अपनी मौसी से कहती भी थी कि आपने तो बिल्कुल अपने से उल्टा दूल्हा ढूंढ लिया है। आप जितना हंसती खिलखिलाती हैं, उतना ही मौसा जी हर वक्त मुंह में लड्डू दबाए रहते हैं। मेरी इस बात पर मौसी मुझे कुछ भी ना कहती, लेकिन मैं जानती थी कि मौसा जी के स्वभाव से मौसी भी खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि मौसा जी अपना सारा समय सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। मौसा जी एक बहुत बड़े कारोबारी हैं। जब मौसी की उनसे शादी हुई थी तो सभी लोग मौसी को बहुत किस्मत वाली कह रहे थे कि इतने अमीर परिवार में वह ब्याह कर जा रही हैं। मेरी मौसी का एक बेटा भी है जो अभी 5 साल का है। उसका नाम रोहित है। कुछ ही समय के बाद मैं मौसी के घर पहुंच गई। मौसी का घर एक आलीशान बंगला था, जहां किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे वहां पहुंचने के दूसरे दिन ही मौसा जी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि वैसे तो मौसी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब रहती थी और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन इस बार न जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे मेरे उनके घर आने से उन्हें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने जल्दी ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक दिन मौसी रात को मेरे पास रोहित को लेकर आई और बोली कि क्या तुम आज इसे अपने कमरे में सुला लोगी? मैंने कहा हाँ मौसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मौसी कहने लगी कि वह दरअसल आज मैं अपने कमरे की अलमारी ठीक करूँगी, और तुम्हें तो पता है कि मुझे कोई भी काम करते हुए गाने सुनने की आदत है, और अगर मैं गाने चलाऊंगी तो रोहित जाग जाएगा। बस इसीलिए आज इसे अपने कमरे में सुला लो। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अच्छे से रोहित का ख्याल रखूंगी। उसके बाद मैं लेटकर सो गई। लेकिन आधी रात को मुझे प्यास लगी। जब मैंने उठकर जग का पानी गिलास में उड़ेला तो देखा कि जग में तो पानी ही नहीं था। इसलिए मैं किचन की तरफ पानी लेने जाने लगी। तभी मुझे मौसी के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सोचने लगी कि मौसी इतनी रात को क्यों जाग रही हैं। मैं इस बात को नज़रअंदाज करके किचन में चली गई, लेकिन जब मैं लौट कर आई तब मुझे फिर से कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आईं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा एक तो मौसा जी भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मौसी किसी परेशानी में हो। इसलिए सोचा एक बार उनसे पूछ लेती हूँ कि वह इतनी रात को क्यों जाग रही हैं। इसलिए मैं उनके दरवाजे के पास गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। इसलिए मैं की होल से अंदर देखने लगी कि आखिर कमरे के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे सब कुछ पूरी तरह से साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पसीने छूट गए। अंदर मुझे मौसी की खुली और फैली हुई टांगें दिख रही थीं, और कोई आदमी था जो उनके साथ उस तरह की अवस्था में था। ये सब देखते ही मैं तुरंत ही झटके से वहाँ से हट गई और घबराकर अपने कमरे में चली आई। मैं सोचने लगी कि मैंने बेकार ही मौसी के कमरे में झांक कर देखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मौसा जी वापस आ गए हैं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने ऐसा भी कुछ देखा था, क्योंकि किसी के भी निजी पलों को देखना बहुत ही गलत बात है। अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने पहुंची तो मौसी पहले से ही वहां बैठी हुई थी। थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद मैंने मौसी से कहा कि क्या मौसा जी अभी भी सो रहे हैं? तो मौसी ने मेरी तरफ हैरान होकर देखा और बोली कि तुम्हारे मौसा जी तो अभी अपने काम से लौटकर आए ही नहीं हैं। मौसी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। उसके बाद मेरी बोलती ही बंद हो गई। लेकिन मौसी ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे मौसा जी वापस आ गए हैं? अब मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मैंने कल रात क्या देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। मैंने तुरंत ही बहाना बना दिया कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद अब तक तो मौसा जी लौट आए होंगे, बस इसीलिए मुझे ऐसा लगा। उस वक्त मौसी ने मेरी बात मान ली और मैंने भी चैन की सांस ली। लेकिन अब तो मेरे दिमाग में हजारों सवाल चलने लगे थे कि अगर मौसा जी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं तो फिर मौसी के साथ उनके कमरे में आखिर वह आदमी कौन था, और वह दोनों उस तरह की चीज़ आखिर कैसे कर सकते हैं। मैं सोचने लगी कि क्या मौसी मौसा जी को धोखा दे रही हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरी मौसी ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा उसे भी मैं झुठला नहीं सकती थी। फिर आखिर वह सब क्या था? अब तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतने लगे और मैं ना चाहकर भी मौसी की हर एक हरकत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। मैंने देखा था कि मौसी ज़्यादातर अपने फ़ोन में ही लगी रहती थीं और मौसा जी घर पर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर रोज़ खूब सस्ती संवरती थीं। एक बार जब मैं अचानक से मौसी के कमरे में पहुंच गई तो वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। लेकिन मेरे कमरे में पहुंचते ही वह बुरी तरह से घबरा गईं और मुझे ऐसे दिखाने लगीं कि जैसे वह वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रही थीं, बल्कि फ़ोन पर कुछ काम कर रही थीं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि वीडियो कॉल पर बात करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फिर मौसी मुझसे ये सब छुपा क्यों रही हैं? आखिर वह किससे बात कर रही हैं? समय बीत रहा था, लेकिन मेरे किसी भी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मौसा जी तो कई कई महीनों तक घर से बाहर ही बने रहते थे। मौसी एक अजीब काम ये भी करती थी कि वह कुछ कुछ दिन छोड़कर रोहित को मेरे पास लिटाने के लिए आ जाती थीं और कोई ना कोई काम का बहाना बनाती थीं। इन सब की वजह से मुझे अब मौसी के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि पहले तो मैं जब भी मौसी के पास आई और अगर मौसा जी घर पर नहीं हुए तो मौसी मुझे अपने ही कमरे में लिटाती थी और मुझसे ढेर सारी बातें करती थी। लेकिन इस बार तो उन्होंने मुझे एक बार भी अपने कमरे में लेटने को नहीं कहा था और अब मुझसे बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, बल्कि पूरा टाइम बस फ़ोन पर ही लगी रहती थी। कुछ टाइम बाद मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए और मेरी छुट्टियां शुरू हो गईं तो मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह लोग नानी के घर जा रहे हैं, इसलिए मैं और मौसी भी वहीं से नानी के घर पहुंच जाऊं। ये बात जब मैंने मौसी को बताई तो पहले तो वह इनकार करने लगी, लेकिन शाम तक पता नहीं कैसे लेकिन उनका भी जाने का मूड बन गया और अगले दिन ही हम लोग वहां से नानी के घर के लिए निकल लिए। मेरी नानी के यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर था। अगले दिन हम सभी लोग उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। हम सब भगवान के चारों ओर परिक्रमा कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एक लड़का बड़ी तेजी से आया और वह ठीक मौसी के पीछे आकर जबरदस्ती लाइन में खड़ा हो गया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं अभी आगे पहुंचकर इसे डांट लगाऊंगी, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि वह बार बार मौसी से चिपकने की कोशिश कर रहा था और मौसी भी उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थीं। ये सब देखकर तो मैं बुरी तरह से दंग रह गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या मौसी उस लड़के को पहले से जानती हैं? जब हमारी परिक्रमा पूरी हुई और हम सब घर की तरफ जाने लगे तो वह लड़का भी हमारे पीछे पीछे ही चलने लगा। मौसी बार बार उसे तिरछी निगाह से देख रही थी और वह भी मौसी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था।
बाकी और कोई भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही मौसी पर शक करती थी, इस वजह से मैंने सब कुछ नोटिस कर लिया था। 2-3 दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे पड़ा और हम सब फ्रेंड्स ने ये तय किया कि हम कॉन्फ्रेंस पर कॉल लगाकर उसे एक साथ मिलकर विश करेंगे। इसलिए मैं 12 बजने से कुछ देर पहले ही छत पर चली गई, क्योंकि बात करने से नीचे बहुत ज़्यादा शोर होता और उससे शायद किसी की नींद खराब हो जाती। अपनी फ्रेंड को विश करने के बाद जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और मेरा चार्जर तो मौसी के पास था। इसलिए मैं उनके कमरे में अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए चली गई। कमरे में बाहर स्ट्रीट लाइट के जलने की वजह से बिल्कुल हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने जैसे ही फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर पीछे पलटी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मौसी के बगल में कोई शख्स लेटा हुआ है। ये देखकर मैं पहले थोड़ा रुकी। मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। इसलिए मैं चुपके से कमरे से ऐसे बाहर चली आई जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा और बाहर सोफे के पीछे जाकर छुप गई। करीब 10 मिनट के बाद ही मौसी के कमरे से कोई आदमी बाहर निकला। ये देख मैं हक्का बक्का रह गई। इसका मतलब मेरा शक सही था कि मौसी के कमरे में कोई दूसरा आदमी भी था जो उनके साथ लेटा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मैं तुरंत ही उसकी तरफ चिल्लाकर भागी, लेकिन वह भी बहुत ही फुर्ती से भागकर बाहर चला गया और बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके तुरंत ही वहां से भाग गया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। जब मैं पीछे पलटी तो मौसी भी घबराई हुई मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैंने मौसी से पूछा कि वह कौन था, तो वह अनजान बनते हुए हकलाते हुए मुझसे बोली कि कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर बाहर आई। मैंने कहा कि अभी अभी आपके कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठकर गया। तो मौसी ने कहा कि मेरे कमरे में तो कोई नहीं था, सिर्फ मैं और रोहित ही थे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, उस आदमी को मैंने आपके बगल में लेटे हुए देखा था। तो मौसी कहने लगी कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे जागते हुए सपने आ रहे हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह शख्स अभी अभी मेरे सामने से निकल कर गया। तो कहने लगी हो सकता है कोई चोर हो। अब मैं समझ चुकी थी कि मौसी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन मौसी के चेहरे का डर देखकर साफ पता चल रहा था कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वह 100% सच था। लेकिन वह खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसलिए मैंने उनसे फिर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मौसी बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हों और मुझे खुश करना चाहती हों। लेकिन मुझे अब अपनी मौसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह मौसा जी को धोखा देकर ठीक नहीं कर रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद हम लोग वापस लौट आए। मैंने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और मौसी पर ध्यान देना भी मैंने अब बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से मौसी नानी के घर से लौटी थी तब से वह मुझे काफ़ी परेशान सी लग रही थी। लेकिन अब मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर एक दिन बड़ी ही अजीब बात हुई। जिस लड़के को मैंने मंदिर में देखा था उसी की मेरे पास फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैं उसकी डीपी देखते ही पहली नज़र में उसे पहचान गई, लेकिन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि हो ना हो उस रात जिस आदमी को मैंने मौसी के कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखा था वह वही मंदिर वाला लड़का था। 2-3 दिन के बाद ही जब मैं कॉलेज से लौट के आई तो मेरे पास एक किसी अननोन नंबर से कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि वह मौसी से यानी मधु से बात करना चाहता है। तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगा कि तुम अपनी मौसी को फ़ोन तो दो, वह खुद ब खुद मुझे पहचान जाएंगी। मुझे लगा
कि होगा कोई मौसी के पहचान वाला, इसलिए मैंने जाकर मौसी को फ़ोन पकड़ा दिया। मौसी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे फ़ोन पर आखिर मेरा किसका फ़ोन आ गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उससे कहा तो वह कहने लगा कि आप उसे पहचान जाएंगी। उसके बाद मौसी ने जैसे ही उस इंसान से बात करना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। वह तुरंत ही घबरा कर मेरा फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गईं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कौन था, जिससे बात करते ही मौसी की हालत ख़राब हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मौसी अपने कमरे से निकल कर आईं तो बहुत ही डरी हुई लग रही थीं और मुझसे कहने लगी कि अभी जिस नंबर से तुम्हारे पास फ़ोन आया है उसे अभी के अभी ब्लॉक कर दो। मैंने कहा कि लेकिन ये नंबर है किसका? तो कहने लगी कि तुमसे जितना कह रही हूँ उतना ही करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। मौसी उस वक्त गुस्से में थीं, इसलिए मैंने उनकी बात मानते हुए उस नंबर को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मौसी ये सब कर क्या रही हैं, वह किन चक्करों में पड़ गई हैं और ये लड़का कौन है और इसके पास आखिर मेरा नंबर कहाँ से आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी तक जो कुछ चल रहा है वह तो कुछ भी नहीं। असली बिजली तो अब मेरे ऊपर आगे गिरने वाली थी। दरअसल उस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। इसलिए मैंने किसी को भी अपने रिजल्ट के आने के बारे में नहीं बताया था ताकि मैं सबको सरप्राइज कर सकूं। जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूं। इसलिए मैं खुशी के मारे मिठाई लेकर उस दिन कॉलेज से जल्दी घर आ गई और भागती हुई सीधा मौसी के कमरे में जा पहुंची। लेकिन अंदर जो नज़ारा मैंने देखा उसने तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकाल दी। मैंने देखा कि मौसी बेड पर बैठी हुई थीं और उनके हाथों में ढेर सारी गोलियां थीं जिन्हें उन्होंने एक साथ अपने मुंह में डाल लिया और पानी का घूंट भरकर उन्हें खाने ही वाली थीं कि मैं तुरंत ही आगे बढ़ी और मैंने उन्हें कस के धक्का दिया और उनका मुंह पकड़कर उनके मुंह से सारी गोलियों को ज़बरदस्ती निकलवाया। इस सब ने तो मेरी जान निकाल कर ही रख दी थी। जब सारी गोलियां मौसी के मुंह से निकल चुकी थीं तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मौसी बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थीं। मैंने उनसे कहा कि आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आप ये क्या करने जा रही हैं? आपने एक बार भी अपने पति और अपने छोटे से बेटे के बारे में नहीं सोचा? आपके बाद उनका क्या होता? और फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा घटिया कदम उठाने जा रही थीं? अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। मेरी बात सुनकर मौसी और तेज़ तेज़ रोने लगी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, नंदिनी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी हूं जिससे निकल पाना अब मेरे बस में नहीं है। मेरे पास अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने मौसी से कहा कि आखिर बात क्या है जो आप ये सब करने को मजबूर हो गई हो। तो मौसी कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है और उस पाप की ही आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। मेरे कदम गलत दिशा में चले गए और उसका ही नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ कि मैं कहीं की भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं? तो मौसी कहने लगी कि मैं तुझे ये सब नहीं बता सकती क्योंकि मैं वैसे ही अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तुझे बताकर और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकती। तूने मुझे बचाकर ठीक नहीं किया। मैं इस ज़िंदगी के काबिल नहीं हूँ। मैंने मौसी से कहा कि आप ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं और मेरी एक बात याद रखिए, हम सब इंसान ही हैं और हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपको किसी का ख्याल नहीं है तो कम से कम रोहित का ख्याल तो करिए। आप उसकी माँ हैं। वह बेचारा तो अभी कितना छोटा है। क्या आप उससे प्यार नहीं करती? ये सुनकर मौसी और भी ज़्यादा रोने लगी। फिर बोली, नंदिनी लेकिन अब मैं जिस परेशानी में फंस चुकी हूँ उससे मैं अब निकल नहीं सकती। मैंने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना हो। आप एक बार मुझे अपनी परेशानी बताकर तो देखिए। मौसी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन वादा करो
तुम्हारे मौसा को इस सब के बारे में किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद मौसी ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक बिजली ही गिरती चली जा रही थी। मौसी बोली कि तुझे तो ये अच्छे से पता है कि तेरे मौसा जी बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और उन्हें अपने काम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने हमेशा से एक ऐसा पति चाहा था जो मुझे खूब प्यार करे। मैं उसके लिए तैयार हूँ तो वह मेरी तारीफ करे, लेकिन तेरे मौसा जी ने शादी के बाद कभी भी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं चाहे कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी नज़र भर कर मुझे नहीं देखा। मैं हमेशा उनके प्यार को पाने के लिए तड़पती रही, पर उन्हें कभी भी मेरी कदर नहीं हुई। इस वजह से न जाने कब धीरे धीरे मेरे और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और हम दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही एक पति पत्नी बनकर रह गए। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। जब भी मैं अपनी सहेलियों के मुंह से उनके पतियों के बारे में सुनती कि इस बार एनिवर्सरी पर या करवा चौथ पर उनके पतियों ने उन्हें इस तरह का गिफ्ट दिया, या जब वह तैयार हुई तो उनके पति उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, या वो अपने पति के साथ यहाँ घूमने गईं वहाँ घूमने गईं, तो मुझे बहुत ही जलन महसूस होती। मुझे यह कमी हर वक्त अपने जीवन में महसूस होती रहती। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपने मन की बात तेरे मौसा जी को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे उनकी तरफ से हमेशा यही सुनने को मिला कि ये सब चोचलेबाजी मुझे नहीं पसंद। चुपचाप गृहस्थी पर ध्यान दो और बच्चे को संभालो। क्या पति पत्नी के बीच सिर्फ यही सब होता है? प्यार की, मनुहार की कोई जगह नहीं होती। इस सब की वजह से धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी कि एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए घर आई और उसने मुझे फेसबुक के बारे में बताया। उसने कहा कि आजकल तो लोग फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं और अपना समय बिताते हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नए लोगों से जुड़ सकती हो, बल्कि अपने पहचान के लोगों से भी फेसबुक के ज़रिए जुड़ी रह सकती हो। फेसबुक पर अपनी तस्वीर साझा कर सकती हो और अगर उनसे बात करना चाहो तो उसकी भी सुविधा फेसबुक पर होती है। उसने तुरंत ही मेरी फेसबुक पर एक आईडी बनाकर तैयार कर दी, लेकिन मुझे उस समय कोई खास रुचि नहीं आ रही थी। शाम को ही मेरे फ़ोन पर फेसबुक के नोटिफिकेशन की रिंगटोन बजी। मैंने जब देखा तो किसी एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। मैंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। जब रात को मैं सारा काम निपटा कर फ़ोन लेकर बैठी तो मैंने देखा कि उस लड़के ने मुझे बहुत सारे फेसबुक पर मैसेज कर रखे थे, जिसमें उसने लिखा था कि मैडम, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतनी देर क्यों लगा रही हैं? क्या आपको मुझसे दोस्ती करने में रुचि नहीं है, या फिर आप भाव खा रही हैं? मैंने उसके इस मैसेज को पढ़कर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन दोपहर को मेरे फ़ोन में जब बहुत सारे नोटिफिकेशन आए तो मैंने फेसबुक को ओपन करके देखा तो उसी लड़के ने मुझे मैसेज कर रखे थे। उसने लिखा था कि अच्छी बात है जो आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में इतना समय लगा रही हैं। खूबसूरत लोगों को पूरा हक बनता है कि वह अपने चाहने वालों को इंतज़ार करवाएं। उसकी ये बात पढ़कर मैं सोचने लगी कि क्या वाकई में मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो मेरे अंदर से ये ख्याल ही कहीं खो गया था। उस दिन भी मैंने उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन वह हर रोज़ मुझे लगातार मैसेज करता जिसमें वह मुझसे रिक्वेस्ट करता कि मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूं और एक अच्छा दोस्त तो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। उसके अलावा ना जाने वह मेरी कितनी तारीफ़ें करता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये बेचारा हर रोज़ मुझे मैसेज करता है और मैं हूँ कि इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसलिए मैंने तरस खाकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसका नाम गौरव था। शुरुआत में तो हमारे बीच सिर्फ नॉर्मल ही बातचीत हुई। वह अक्सर मेरी हर बात में तारीफ़ करता और मुझसे कहता कि मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। उसकी बातों में न जाने कौन सा जादू था कि उससे बात करके मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा
और फिर तो जैसे उसे हर बात बताने की मेरी आदत सी हो गई। उसे ना जाने कैसे मेरे मूड का पता चल जाता था कि कब मैं उदास हूँ या कब मैं परेशान हूँ। वह मेरी बात करने के अंदाज से एक बार में ही मेरे मन की बात समझ लेता था। ये देखकर मैं बहुत हैरान रह जाती थी कि मेरी परेशानी जो मेरे पति सामने है उनको तक नहीं दिख रही, लेकिन ये लड़का जो मुझसे इतनी दूर बैठा हुआ है मेरे सिर्फ बात करने के अंदाज से ही मेरे मन के सारे हाल बयां कर देता है। अगर कभी मुझे चोट लग जाती तो तुम्हारे मौसा जी को तो मेरे किसी भी दर्द या तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर मैं उसे अपनी तकलीफ के बारे में बताती तो वह बेहाल हो जाता और मुझे बार बार खुद का ख्याल रखने के लिए कहता। इसी बीच करवा चौथ पड़ा और मैं तुम्हारे मौसा जी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई, लेकिन तुम्हारे मौसा जी से कहने के बावजूद भी वह उस दिन अपने ऑफिस से जल्दी लौट कर नहीं आए। मैं भूखी प्यासी उदास बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी कि इसी बीच उस लड़के का फेसबुक पर वीडियो कॉल आने लगा। मैंने वीडियो कॉल उठाई तो वह खुश होकर मुझसे बोला कि मैं आपको एक बार देखना चाहता था, बस इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप बिज़ी होंगी, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं इस वक्त बिज़ी नहीं हूँ। तो कहने लगा, और सर ने आपको करवा चौथ पर क्या गिफ्ट दिया है? उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरे दिल में दबा हुआ दर्द मेरी आंखों से बहने लगा। वह मुझे रोता हुआ देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया और पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं भूखी प्यासी इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ये अभी तक नहीं आए। ये सुनकर वह नाराज़ होने लगा कि सर को आपकी बिल्कुल कदर ही नहीं है, न जाने कैसे इंसान है वह। मेरी बीवी अगर इतनी सुंदर होती तो मैं तो उसे पलकों पर बिठा कर रखता, लेकिन सर है कि आप पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। कम से कम आज के दिन तो उन्हें आपका ख्याल होना चाहिए। आप ना जाने कब से भूखी प्यासी बैठी हैं। वह मुझसे बोला, लेकिन आप अपने मन को उदास मत करिए, मेरी खातिर एक बार मुस्कुरा दीजिए। मैंने उससे कहा कि मेरा अब बिल्कुल भी मुस्कुराने का मन नहीं है। तो कहने लगा कि सच में आज भी सर ने आपका मूड खराब कर दिया। वह बोला, अगर मेरी बीवी होती ना तो करवा चौथ के दिन तो मैं भी उसके लिए व्रत रखता और ढेर सारे गिफ्ट्स भी ला कर देता। मैंने उसे कहा, तुम तो बड़े ही रोमांटिक पति हो। तो कहने लगा, और क्या, आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आपके सर की तरह थोड़ी ना हूँ। फिर वह मुझे शरारत भरे लहजे में बोला कि इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। मैंने सोचा कि हर कोई उस चांद को देख रहा है तो मैं भी तो अपने चांद को देख लूं। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह भी खुश होकर बोला, अरे वाह, मेरा चांद मुस्कुराते हुए कितना हसीन लग रहा है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। तो कहने लगा, क्यों, क्या आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटे हो। तो कहने लगा कि छोटा बड़ा क्या होता है, पसंद तो आखिर पसंद ही होती है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रहा था और फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। वह कहने लगा कि वह मुझे दिलो जान से चाहता है और मुझे तुम्हारे मौसा जी को छोड़ने के लिए कहने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो बोला कि आखिर इस सब में बुराई ही क्या है, मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और आप भी मुझे। जब मैंने देखा कि वह मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। उस दिन तुम्हारे मौसा जी करीब रात के 2 बजे तक लौट कर आए और बस उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तहत मुझे पानी पिलाकर आराम से लेट कर सो गए। उस दिन भी उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उनकी इस बेरुखी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन उस रात मैं गौरव के प्रपोज करने के बारे में सोचती रही। 3 दिन तक मैंने अपने फ़ोन को ऑन नहीं किया, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि 3 दिन तक मैं खुद पर कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। न जाने क्यों, लेकिन मैं भी उस लड़के की तरफ अब आकर्षित होने लगी थी। इसलिए 3 दिन के बाद मैंने खुद से ही जब फ़ोन ऑन किया
तो उसके इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए थे कि क्या बताऊं। उन मैसेजेस को पढ़कर लग रहा था कि मेरी फिक्र और दूरी में वह पागल हुआ जा रहा है। मेरे लिए कोई इस हद तक दीवाना हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद उसका मेरे पास मैसेज आया कि थैंक गॉड आपने अपना फ़ोन ऑन कर लिया, वरना मुझे तो लगा कि मैं शायद आपके इंतज़ार में ही मर जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उस दिन के बाद से हमारे बीच बातचीत का जो तरीका था वह बिल्कुल ही बदल गया था। मुझे वह अब पसंद आने लगा था और मुझे भी ये लगने लगा कि तुम्हारे मौसा जी के साथ रहकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं भी उसकी तरफ खिंचती चली गई। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और मेरे बारे में भी सब कुछ जान लिया था। इसीलिए एक दिन अचानक ही वह मेरे घर आ गया। उसे देख कर के मैं बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन गनीमत ये थी कि उस दिन तुम्हारे मौसा जी घर पर नहीं थे। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे जो खुशी उसके साथ मिली थी वह इससे पहले कभी नहीं मिली। फिर तो वह अक्सर ही घर आने लगा और हमने अपनी हदें पार कर दी। जब हम लोग नानी के घर गए थे तो वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन के वक्त भी वह मुझे वहाँ पर मिलने आया था और जिस इंसान को रात को तुमने कमरे से बाहर निकलते देखा था वह और कोई नहीं, वही था। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुकी थी और उससे शादी करने का मन बना चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। इस सब के बीच वह मुझसे थोड़े बहुत पैसे भी लेता रहता था। मैं भी उसके प्यार में थी, इसलिए कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब मैं तुम्हारी नानी के घर से लौट के आई तो उसने मेरे सामने जो शर्त रख दी उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने मौसी से कहा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी शर्त रख दी। तो मौसी ने कहा कि अब वह जो कुछ अभी तक मेरे साथ करता आया था वही सब तुम्हारे साथ करना चाहता है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मौसी ने कहा कि मैंने जब उसे खरी खोटी सुनाई और उससे कहा कि आज के बाद वह मुझे फ़ोन ना करे, तो उसने ना जाने कहाँ से तुम्हारा नंबर निकाल लिया और तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन कर दिया। मुझे लगा था कि मैं अपना फ़ोन अगर स्विच ऑफ रखूँगी तो मेरा उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने तुम्हें उसके पास नहीं भेजा तो वह मेरी और उसकी अभी तक जो भी बातें हुई हैं और जो वीडियो कॉल्स हुए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग उसके पास है और वह उन्हें मेरे पति को दिखा देगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय खुद को ख़त्म कर लेने के, क्योंकि मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं धकेल सकती। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वह मेरी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ देगा। मैंने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और सब कुछ बर्बाद कर लिया। मौसी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने मौसी से पूछा कि जिस तरह से उसे आपका एड्रेस पता है, इस तरह से क्या आपको भी उसका एड्रेस पता है? तो मौसी ने कहा कि हाँ, उसने मुझे अपना पता बताया था। मैंने कहा तो फिर ठीक है, हम दोनों कल सुबह ही उसके घर के लिए निकलेंगे। जब उसकी सारी हरकतें उसके घर वालों के सामने खुलकर आएंगी तब तो उसे अपनी करतूत से पीछे हटना ही होगा। मेरी बात सुनकर मौसी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अगले दिन ही मैं और मौसी गौरव के घर पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां जाकर जो हमें पता चला उससे तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। गौरव के पापा ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही गिरती चली जा रही थीं। वह ना जाने कितनी औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था, जिसकी वजह से कई औरतों ने उस पर पुलिस केस दर्ज करवा दिए थे, जिससे हमारी बहुत बदनामी हो रही थी और हम लोग भी उसकी इन सब हरकतों से तंग आ चुके थे। अब वह 3 साल से कहाँ है हमें नहीं पता। ये सब सुनकर तो हम निराश होकर वापस घर लौट आए। इसके बाद शाम को उस लड़के का एक बार फिर से मौसी को फ़ोन आने लगा और वह अपनी वही मांग मौसी के सामने रखने लगा। मौसी बेचारी उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी
कि वह उन्हें छोड़ दे, लेकिन वह था कि मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने मौसी से कहा कि आप उससे कह दीजिए कि हम उसकी ये मांग पूरी करने के लिए तैयार हैं। मौसी हक्की बक्की होकर मेरी तरफ देख रही थीं। उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने मौसी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और मैंने कहा कि तुम जगह बताओ कि मुझे कहाँ आना है, मैं वहीं पहुँच जाऊँगी। उसने मुझे पहुँचने वाली जगह का नाम और समय बता दिया और खुश होकर फ़ोन को रख दिया। मौसी हैरानगी से मेरा चेहरा देख रही थीं। उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुकी हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? मैंने कहा कि अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मैं तैयार होकर गौरव की बताई हुई जगह पर जाने लगी तो मौसी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने उनसे कहा कि अब इस सब को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। मौसी को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी दिमागी हालत खराब सी हो गई हो। मैंने उन्हें समझाया तो वह कहने लगी कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। उसके बाद मैं और मौसी उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गए। वह जगह कोई बंद फैक्ट्री थी जो किसी वीरान जगह पर बनी हुई थी। जब उस लड़के ने मुझे और मौसी को साथ में देखा तो उसने मौसी से कहा कि अभी उसे सिर्फ मुझसे काम है, इसीलिए मौसी वहाँ से चली जाएं। लेकिन मौसी ने वहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया। तभी उसने मौसी को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह अभी के अभी उसके और मौसी के बीच की सारी चीज़ों के बारे में मौसा जी को बता देगा। ये सुनकर एक बार मौसी फिर से घबरा गईं और वहाँ से जाने लगीं। तभी वह मेरे साथ अपने इरादों को पूरा करने के लिए हावी होने लगा। मैंने उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा तो वह बुरी तरह से बौखला गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा कि तभी वहाँ पर पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वह बुरी तरह से हड़बड़ा गया। मौसी भी हैरानगी से सब कुछ देख रही थीं। थोड़ी ही देर में पुलिस गौरव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मेरी फ्रेंड रागिनी और रोहन भी पुलिस के साथ आए हुए थे। मौसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने मौसी को बताया। दरअसल मेरे फ्रेंड रोहन के भैया इस शहर के एसपी हैं। जब मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने रोहन से मदद लेने की सोची, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद रोहन ने अपने भाई को इन सारी बातों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अगर हम गौरव को रंगे हाथों पकड़ेंगे तो उस पर केस काफ़ी मजबूती से बना सकते हैं, जिससे उसे अच्छी खासी सज़ा दिलवाई जा सकती है। इससे पहले कि जो भी करतूत उसने की है उसमें वह इसीलिए छूट जाता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से उसे कभी भी खास सज़ा नहीं मिली, जिसकी वजह से उसके इरादे मजबूत होते चले गए। लेकिन इस बार अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं, जिससे उसे सबक मिलेगा। बस इसी वजह से मैंने गौरव की सारी शर्तें मंजूर कर ली थीं। इसके बाद मैं और मौसी घर लौट आए। शाम को रोहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि गौरव के पास मेरी मौसी के खिलाफ जो भी सबूत थे वह सारे उसके भाई ने मिटा दिए हैं, इसलिए अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारी बातें मौसी को बता दी तो उनके दिल पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाकर कई बार शुक्रिया बोला। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मौसी अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थीं क्योंकि वह खुद को अपराध बोध से मुक्त ही नहीं कर पा रही थीं। मैंने मौसी से कहा कि इंसान को दूसरे से प्यार की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें वह प्यार ना मिले तो हम खुद से प्यार करना छोड़ दें। हमें अपने आप से प्यार करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मौसा जी आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, आप बताइए, क्या आप खुद पर ध्यान दे रही हैं? मेरी बात सुनकर मौसी मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगी। मैंने कहा कि आपने अपने आप को सिर्फ घर के कामों में और रोहित को संभालने में ही व्यस्त कर रखा है, जिससे फ्री होने के बाद आपको अकेलापन महसूस होता है। लेकिन आप वह क्यों नहीं करती जो आपको पसंद है? मैंने मौसी से कहा कि शादी से पहले आप कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलकर मुझे भेजती थीं, वह सब देखने में कितनी सुंदर लगती थीं। आप दोबारा से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू क्यों नहीं करती?
मेरी बात सुनकर मौसी को हौसला मिला और उन्होंने थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया, जिसमें मैंने भी उनकी मदद की। कुछ ही दिनों में उनके हाथों की बनी हुई खूबसूरत पोशाकें शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगीं। जब मौसी अपने खुद के पैसे कमाने लगी तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की चमक थी वह देखने के काबिल थी। उसके बाद मैंने मौसी से कहा कि आप अपने इस हुनर को सिर्फ एक शहर तक क्यों रखना चाहती हैं? आप अपने हुनर की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालिए, फिर देखिए लोग आपके काम को कितना सराहेंगे। सोशल मीडिया के एक नए प्लेटफॉर्म का नाम सुनकर मौसी बुरी तरह से घबरा गईं और मुझसे कहने लगी कि अब मुझे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि उसकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। इसलिए अब मैं उस सब में दोबारा नहीं पड़ना चाहती। मैंने कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। अगर हम उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वह हमें हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। इसलिए आप फिक्र मत करिए। मैंने मौसी के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिए और 1 साल के अंदर अंदर ही यूट्यूब पर भी मौसी के वीडियोस बहुत पसंद किए जाने लगे और उनकी बनाई हुई ड्रेसेस की डिमांड्स देश के अलग अलग हिस्सों से भी आने लगी। इसलिए मौसी ने अपनी ड्रेसेस को ऑनलाइन सेलिंग करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे मौसी की पहचान एक बिजनेस वुमन के तौर पर होने लगी। ये देखकर मौसा जी को भी बहुत खुशी होने लगी और उनका व्यवहार भी मौसी के प्रति बदलने लगा। धीरे धीरे मौसा जी और मौसी के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। आज मौसी अपने करियर में भी मुकाम पर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।